हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, चैनल पे लगातार आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है। वो हमारी सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज हो, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज है, हिंदी की है और साथ ही परीक्षाओं के महाकुंभ। लगातार आपको ग्रुप सी का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वन डे एग्जाम्स के लिए इससे बेहतर रणनीति प्लानिंग और कुछ नहीं हो सकती। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है और आप टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप ग्रुप सी एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयार है बिल्कुल। ठीक है, देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी हो जाता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे 2020 वालों में जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपीएससी की है क्लियर, जो सबसे कठिन एग्जाम है देश का। तो वन डे एग्जाम ग्रुप सी एग्जाम क्या है भाई? अगर आपने अच्छे से सिलेबस खत्म किया है, सभी जो भी कंटेंट दिया गया है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा उसको पूरा किया है, तो आप निश्चित ही एग्जाम में सफलता पा लेंगे। बस आपकी जो कंटिन्यूटी है वो कैसी है, दूसरा डेडिकेशन होता है, तीसरा सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस। आपका अगर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर होगा तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए बहुत छोटा है। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो निःशुल्क आपको दी जाती है यूट्यूब पे, इनको फॉलो करो यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोग बोलते हैं इनका लेवल कुछ नहीं है, जितने इजी क्वेश्चन होते हैं वही गलत करके आते हैं कैंडिडेट। हार्ड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन में आपकी सोचने की क्षमता भी उसी लेवल पर पहुंच जाती है एग्जाम हॉल में। लेकिन सरल क्वेश्चन को हल्के में लेके क्या करते हैं, गलत करते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे भ्रम में कभी ना रहें। हमेशा गलत क्वेश्चन जो होते हैं वो सरल क्वेश्चन ही होते हैं। तो चलिए, जितने भी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं उनको फॉलो करो। साथ ही जो हमारी परीक्षाओं के महाकुंभ चल रहा है उत्तराखंड रिवीजन के लिए, उसको भी फॉलो करना है आपने। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। चलिए आज देखेंगे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज भाग 68। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी सरकार के द्वारा। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? तो ये बोलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है और ये भाग 3 में है वर्णित। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ये था 86 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन इसीलिए हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए जो सदस्य जाएगा उसको डिसाइड कौन करता है प्रत्येक राज्य में? ठीक है, जैसे हमारे उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी कि वोटिंग होती है। लेकिन 3 सीटें हमारी राज्यसभा के लिए हैं। तो ये 3 सीटें कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करते हैं हमारे राज्य के जो विधायक होते हैं, या किसी भी राज्य के विधायक जो होते हैं वो चुनते हैं कि भैया राज्यसभा में यानी कि अपर हाउस में हमारे राज्य से कौन राज्य को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा जो होता है ये अपर हाउस होता है। ठीक है, और लोअर जो लोकसभा होती है वो लोअर हाउस होती है। राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। तो राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा सदस्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इनकी आयु सीमा आपको पता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, 30 साल होनी चाहिए। और विधान परिषद जो कि अपर हाउस होता है किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, हमारे राज्य में तो है नहीं विधान परिषद, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। जबकि विधानसभा या लोकसभा इनका अगर सदस्य बनना है तो 25 वर्ष से न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष ही है, मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल बनने की जो न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष है। ठीक है, ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। ये सभी फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम उम्र या जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 21 साल है। वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है भारत में। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो यहाँ पे राज्यसभा पूछा गया, तो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष, ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही उत्तर है। और राज्यसभा के, चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन बहुत बार बनता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आई थिंक लास्ट वाले जीके टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में, ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण संबंधी जो विवाद है उनका समझौता करना। जैसे कई बार हमारे बहुत से ऐसी जगहों पे सड़कें जाती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे भी हस्तक्षेप होता है हमारा एनजीटी का। एनजीटी से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जगहों पे सड़क वगैरह बनाने के लिए। उसके अलावा कभी पर्यावरण में कुछ पर्यावरण संबंधी कुछ मतभेद होते हैं तो उनको सॉल्व करता है ये।
जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए जलियांवाला जो घटना हुई थी ये हुई थी कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। तो अब लगा लीजिए उसमें कौन होगा 1919 में। देखिए 1919 के संदर्भ में हम रिफॉर्म पढ़ते हैं ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो उसमें जो हमारा वायसराय था वो कौन था? चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड लिखा है, लॉर्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं इनके आगे, कोई लॉर्ड नहीं थे, चोर थे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है? तो इन विकल्पों में आपने बताना है मिजोरम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, चपचार जो कूट है ये मिजोरम का त्यौहार है। ठीक है, चपचार कूट। इसके अलावा जो बिहू है, बिहू जो है हमारा असम का त्यौहार है। मोंगपा की बात करूँ ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। खारची पूजा जो होती है हमारी ये भी बहुत फेमस है। खारची पूजा हमारी होती है कहाँ पे? त्रिपुरा में। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चपचार कूट जो है मिजोरम का त्यौहार है, बिहू असम का होता है, खारची पूजा त्रिपुरा का है और मोंगपा अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में पेशवा का पद था। तो जो पेशवा पद था हमारा शिवाजी के अष्टप्रधान में वो किसके लेवल का था दिए गए विकल्पों में? तो वो था प्रधानमंत्री के लेवल का। ठीक है, ऑप्शन है पेशवा मतलब प्रधानमंत्री था उस समय। ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। एक क्वेश्चन और बन जाता है। देखिए शिवाजी की बात आ गई यहाँ पे एक जो हमारा टर्म आई है राजस्व मंत्री। शिवाजी के कार्यकाल में राजस्व मंत्री को अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमात्य। ये भी नोट कर लेना आप। ठीक है, और विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। जो सुमंत यहाँ पे दिया है विदेश मंत्री होता था। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो जो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो बोल सकते हैं ये हमारा लोकेटेड है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, 1986 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी। तो यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कभी क्वेश्चन आएगा तो इसका मुख्यालय है नैरोबी में। नैरोबी यानी कि कीनिया में। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था हमारा 1942 में शुरू। ठीक है, 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड फिर से मुँह से आगे मिले, लिनलिथगो। ठीक है, कौन था वायसराय? लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, मुझे ये समझ में नहीं आता आज भी इतिहास की किताबों में इन शब्दों के आगे लॉर्ड क्यों दिया हुआ है। सीधे इनका नाम देना चाहिए। जिन लोगों ने हमें 200 साल गुलाम बनाए रखा उनके नाम के आगे लॉर्ड लिखना कहीं से कहीं तक औचित्य नहीं है इसका। चलिए अगले देखिए दोस्तों, अभी तक हमारी जो ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं फुल लेंथ, अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो आप लोग इनरोल कर लें। आने वाले एग्जाम जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, वीडियो है, उसके अलावा पटवारी है, उत्तराखंड पुलिस, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 50 ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट हैं। यूपी ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक है, आप इनमें इनरोल जरूर कर लेना। जिन लोगों ने कर लिया है वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं किया वो लोग जरूर करें और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ठीक है, देख लीजिएगा हमारे एप्लीकेशन के स्टोर पे जाके आप इनको ले सकते हैं। एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप सीधे जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे चैनल का नाम टाइप करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था हमारा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और ये कहाँ पे हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए उकाई परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो उकाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो उकाई परियोजना आपको मिलेगी गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, गुजरात में। और ये किस नदी पर है? कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? क्योटो प्रोटोकॉल हमेशा क्वेश्चन बनता है ना, क्योटो प्रोटोकॉल। इसके अलावा जो हमारा रियो डी जेनेरियो वाला सम्मेलन कब हुआ था? आपने देखा होगा वनडे एग्जाम में भाई ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते। 2 4 5 क्वेश्चन हाई लेवल के पूछेगा वो मेरिट को वैरी करने के लिए, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पे पैटर्न लाए हैं आपके लिए, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत लोग बोलते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत ही थोड़ा लेवल ऊपर करो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रुप सी का पैटर्न बिल्कुल फिट है ये। ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करूँ तो ये हुआ था 1995 में, 1997 में, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन है। क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर हुए थे 1997 में।
तो जापान में एक शहर है क्योटो, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में विभिन्न देशों के मध्य एक सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन में सभी देशों ने साइन किए और इसी को बोला गया क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? ठीक है, प्रसिद्ध तो क्या बोलेंगे, देखिए आप सभी को पता है 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और अच्छा खासा चल रहा था असहयोग आंदोलन। इसी बीच क्या होता है, हमारा गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पे या चौरी चौरा नामक स्थान पे क्या हो जाता है, हमारा लोकल पीपल के द्वारा एक पुलिस चौकी को आग लगा दी जाती है। ठीक है, जिसमें हमारे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल जाते हैं और गांधी जी इस घटना से बहुत आहत होते हैं और अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इसी घटना को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। ठीक है, ये गोरखपुर में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी तो बनता है, महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो ये घटना थी चौरी चौरा कांड। सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सैंडलर आयोग। तो सैंडलर आयोग क्यों बना था ये भी पता होना चाहिए आपको। बहुत से कमीशन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट है वो बने थे। जैसे सैंडलर आयोग की मैं बात करूँ तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में समस्याएं चल रही थी, उसमें उन समस्याओं का यहाँ पे अध्ययन करने के लिए बोल सकते हैं या उन समस्याओं की समीक्षा करने के लिए हमारा एमी सैंडलर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया जिसको सैंडलर कमीशन कहा जाता है और इस आयोग का गठन हुआ था 1917 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 1917। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध हमेशा बनता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वर्तमान समय की बात करते हैं अब, वर्तमान समय की बात। तो वर्तमान समय में देखें हम, जो नागार्जुन सागर बांध है ये आ जाता है हमारा तेलंगाना में। ठीक है, ऑप्शन डी तेलंगाना होना चाहिए क्योंकि आंध्र प्रदेश विभाजित हो गया ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना में अभी लोकेटेड है हमारा नागार्जुन सागर बांध। और नागार्जुन सागर बांध हमारा किस नदी पर निर्मित है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये कृष्णा नदी पर निर्मित है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर निर्मित है। ठीक है, अगर देखिए मुखर्जी आयोग का संबंध किससे है, दिए गए विकल्पों में आपने बताना है मुखर्जी आयोग किससे रिलेट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो मुखर्जी आयोग हमारा बना था सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का पता लगाने के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था और आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में 1945 में होती है, लेकिन जिसके हमको कोई भी सबूत नहीं मिलते। तो मुखर्जी आयोग का गठन इसीलिए किया गया था ताकि सुभाष चंद्र बोस के निधन के रहस्यों की जांच की जाए। ठीक है, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी की बात करें, जो भी क्रिकेट प्रेमी है उन सभी को पता ही होगा, आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में है। ऑप्शन ए दुबई। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कमेंट बॉक्स में दुबई किस देश में है? ठीक है, दुबई किस देश में है बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर देखिए विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड रेडियो डे ये हमारा मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन ए। ठीक है, कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और देखिए इसको मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो ये की थी किसने? यूनेस्को ने। अब यूनेस्को का नाम आ ही गया तो यूनेस्को का मुख्यालय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो आप लोग। और यूनेस्को के द्वारा विश्व रेडियो दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2011 से। नेक्स्ट देखिए भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भद्रा अभ्यारण्य। तो भद्रा अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कर्नाटक। ठीक है, तो भद्रा अभ्यारण्य मुख्य रूप से बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बाघों का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, 1951 में। हो गया। तो दोस्तों ये थे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 68। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चनों को आपने सही उत्तर दिया होगा। बाकी दोस्तों हमेशा बोलता हूँ अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं और जब भी आप उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस पे जाते हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें वहाँ पे और हमेशा मोटिवेटेड रहें, एनर्जेटिक रहें। कोई भी एग्जाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर अंदर से आप मजबूत नहीं होंगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, तो किसी भी एग्जाम में हो या किसी भी काम में आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों अच्छे से अपनी पूरी कैपेबिलिटी का यूज करते हुए, दूरदर्शिता को देखते हुए, क्योंकि दूरदर्शिता बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा चल रहा है, कैसा पेपर आएगा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये सभी एनालिसिस करना अब आप सीख जाओ क्योंकि बहुत लंबे समय से आप तैयारी में संलग्न हो। ठीक है, और कोई भी टारगेट दुनिया में असंभव नहीं होता, ये आप याद रखना। मैं पहले बोल चुका, यूपीएससी जब हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो ग्रुप सी क्यों नहीं हो सकता, हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।